अच्छा, so Hooke's law basically helps us to understand the help us to understand the elasticity of an object. Hooke's law tells us that force applied is proportional to the extension produced provided limit of proportionality does not reach. अब सबसे पहले तो हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन. फोर्स अप्लाइड तो हमें ऑब्वियसली पता है, बट बिफोर दैट लिमिटेशंस ऑफ हुक लॉस डिस्कस कर लेते हैं कि हुक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू स्प्रिंग्स. हम सिर्फ स्प्रिंग्स के केस में इसको डिस्कस करते हैं, हम रबर्स या और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के बारे में इसको डिस्कस या अप्लाई नहीं करते. अब एक्सटेंशन क्या होती है? दिस इज अ स्प्रिंग विथ 0 न्यूटन वेट ऑन इट. तो ये जो लेंथ होगी, दिस विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल लेंथ. अब हम इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई हैंग कर देते हैं वेट ऑफ 10 न्यूटन. अब हमारा स्प्रिंग क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा, एंड नाउ दिस लेंथ विल बी नोन एज एक्सटेंडेड लेंथ, और फाइनल लेंथ भी कह सकते हैं हम इसको. सो एक्सटेंशन बेसिकली इज इक्वल्स टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. सपोजिटली हमारी ओरिजिनल लेंथ यानी इसको हम अनएक्सटेंडेड लेंथ भी कह सकते हैं, विदाउट लेंथ भी कह सकते हैं, कुछ भी मीनिंग ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट वाज हमारे पास फाइनल लेंथ निकली 12 सेंटीमीटर आफ्टर अप्लाइंग लोड, बिफोर दैट वाज 10 सेंटीमीटर. एक्सटेंशन हमारे पास क्या आई? 2 सेंटीमीटर. फॉर एक्सटेंशन ऑलवेज कीप इन माइंड के ओरिजिनल लेंथ वाला फैक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. ठीक है. सो हुक्स लॉ हमें बताता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. एक्सटेंशन को एक्स से डिनोट करते हैं इन मल्टीपल बुक्स. ई से भी कर देते हैं, एक्स से भी कर देते हैं, बट मोस्टली एक्स से भी करते हैं, प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डज नॉट रीच. अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? इसको हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम फोर्स एंड. अब इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बच्चों बुक से देख लेना, ठीक है, अगर लिखी हुई होंगी. मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखी हुई है, मैं अभी मतलब दिखवा दूंगा या देख लेना, बट उनके मीनिंग्स यही हैं. द मैक्सिमम फोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन endure without permanent change in shape. ठीक हो गया? अब इतना तो आपको पता ही होगा कि हम जब स्प्रिंग्स को एक्सटेंड करते हैं तो देयर कम्स अ पॉइंट कि जब मतलब हम लोग जब स्प्रिंग्स को एक्सटेंड करते हैं, रिलीज करते हैं, दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. बट अगर हम उस पर एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई कर दें तो स्प्रिंग की शेप में परमानेंट चेंज आ जाता है एंड दे डू नॉट गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. सो दैट वैल्यू ऑफ फोर्स बिफोर विच the object can go to its original position, original length, original shape, that would be known as limit of proportionality. Okay. ओके. फॉर एग्जाम्पल फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन के अगेंस्ट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अप टिल अ पॉइंट फोर्स एंड एक्सटेंशन आपस में क्या होती है? इक्वल होती है. यानी आप एनी पॉइंट जो है फोर्स से मूव करते हो, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल लेंथ में चला जाता है. बट देर इज अ मैक्सिमम फोर्स, अगर हम उसके अगेंस्ट जाएं, सपोजिटली वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन फोर्स हमारे पास ये क्या कहते हैं,
ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे पास। अब हम इस पॉइंट पे अगर फोर्स रिमूव भी करेंगे ना, यानी हमने जो उस पे एक्सटेंशंस दी हुई हैं या स्प्रिंग से अगर हम लोग वेट को रिमूव कर भी देते हैं, ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विद जीरो एक्सटेंशन एंड ओरिजिनल लेंथ। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ हम एक्सटेंशन ले रहे हैं, चेंज ऑफ लेंथ या ओरिजिनल लेंथ नहीं ले रहे। ठीक है, ये उनका डिफरेंस ले रहे हैं। तो एट एनी पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर हम यहाँ से फोर्स रिमूव करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ से भी करेंगे। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, परमानेंट शेप और ये कर्वेचर आ जाता है हमारे पास। अब अगर हम फोर्स रिमूव करेंगे भी ना, तो ऑब्जेक्ट जीरो पे नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर परमानेंट चेंज इन शेप आ चुकी होगी, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये वैल्यू जो है, ये शो कर रही है हमारे पास कि there has been a permanent change in shape, क्योंकि एज आई टोल्ड यू के ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। सो अब जब आप इस वैल्यू को ओरिजिनल में से माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर नॉन जीरो आएगा। दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ। वाई एक्सिस पे हम उस पॉइंट को शो करेंगे जो ये बता रहा होगा, नाउ देयर हैज बीन अ परमानेंट चेंज इन शेप। ओके, Okay. Okay. शुड आई गो फर्दर? Yes. Okay. So f is proportional to x. We know that whenever we remove the proportionality sign, we get a constant. Here, that constant is spring constant. इसको spring constant कहते हैं, elastic constant भी कहते हैं। इसका एक और वर्ड भी होता है, मेरे जहन से निकल गया। सो वी अगर यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आएगा, f over x के। दैट इज x and k has inverse relationship। इसकी बेसिस पे हम वो डिस्कस टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक सेकंड होल्ड करें। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, Okay, let's see. ओ यंग्स मॉडुलस रह गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन रह गया। ओ, वो भी रहता है। अच्छा बताता हूँ, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन। अच्छा, मुझे एक फजूल सी चीज दिमाग में फंस गई है, वो ना ये जो के है ना, इसको एक और भी नाम देते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बाद में कर लेंगे। एनी हाउ, अब इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, दो ऑप्शंस कह रहा हूँ, इसमें फिर वो लेस स्टीप एंड मोर स्टीप का ग्राफ आ जाता है। अब इस तरह के जो लेस स्टीप होंगे, दैट विल शो के वो स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग्स हैं, यानी हम हैवी शॉक एब्जॉर्बर्स वगैरह में इनको हम यूज कर सकते हैं। और जो ऐसा आएगा, इट मींस के विद लेसर फोर्स वो बहुत इजीली क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो हम इनका भी रिलेशनशिप आपस में बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी जो हमारे पास एक टर्म यूज होती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस इज बेसिकली, हम उसको प्रेशर से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसके यूनिट्स भी पास्कल्स के होते हैं, न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर से हम लोग यूज करते हैं। एंड स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सो अब ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेन जो है वो हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी होती है।
वेयर एज स्ट्रेस के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रेशर के होते हैं, which is equals to Pascal, which is equals to Newtons per meter square. So Young's modulus is basically stress over, इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी होती हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को कुछ इस तरीके से सिग्मा और उससे भी डिनोट करते हैं, और यंग्स मॉडुलस को भी रिस्पेक्टिवली करते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन उनका, यंग्स मॉडुलस को वाई से करते हैं, स्ट्रेस को वो जो मैंने आपको सिग्मा का साइन बना के दिया उसको करते हैं, एंड स्ट्रेन को हम लोग जो है, एक सेकंड मुझे देखने दो, दैट्स नॉट वैसे इंपॉर्टेंट, एकदम डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज की पुट करें इसमें, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो ये एफ डी हमारे पास क्या बनता है, क्या होता है हमारे पास, एफ इंटू लेंथ, यहाँ पे एल से जो लेंथ सॉरी को मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ यूं पर ना, आपने अच्छा अच्छा मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, मैं उसको कर देता हूँ स्प्लिट अप। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन मैंने आपको क्या बताया, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो y would be equals to f over a into delta l into l। राइट, यस, तो ये वर्क डन के मीनिंग में भी हम लोग ले सकते हैं इसको, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग फॉर द स्ट्रेचिंग। ओके। बाकी जो हमारे पास और रिलेशनशिप्स होते हैं कि हम लोग स्प्रिंग्स को सीरीज में उनका क्या बिहेवियर होता है, स्प्रिंग्स जो है हमारे पास पैरेलल में कैसे बिहेव करते हैं, प्लस जो हमारे पास हुक्स लॉ होता है, हमने प्लस वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ ली, उसके बाद भी हमारे पास सर्टेन रीजंस आते हैं जिनको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आता है, और फिर फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है हमारे पास। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम लोग जो है टू टाइप्स ऑफ मटेरियल डिस्कस करते हैं जिनको हम लोग ब्रिटल एंड डक्टाइल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो प्लास्टिक, अगर हम लोग प्लास्टिक की बात करें तो जो हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं, आप लोगों ने मेटल्स में डक्टिलिटी पढ़ी होगी, किसको कहते हैं डक्टिलिटी हम लोग, लाइक वो वायर की फॉर्म में शेप कर सकते हैं। हम्म, It can be shaped into a wire, like उसे हम shape कर सकते हाँ जी वही वाला। सो अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद, मैंने आपको क्या बोला, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिनको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, फिर प्लास्टिक लिमिट होती है हमारे पास, और सो फोर्थ एंड सो ऑन। इलास्टिक लिमिट के फॉर मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के थोड़ी देर बाद जाके ही ऑब्जेक्ट टूट जाए तो उसको हम लोग ब्रिटल सब्सटेंस कहते हैं, और जो प्लास्टिक रीजन में इंटर हो जाए दैट इज परमानेंट चेंज इन शेप, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर दैट इट ब्रेक्स, तो उसको हम लोग जो है डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। आई रिपीट, जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के फौरन बाद ही टूट जाए, फौरन से मतलब आफ्टर सम फोर्स वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम लोग ब्रिटल सब्सटेंस कहते हैं। एंड इलास्टिक रीजन के बाद जो आता है रीजन, उसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं, कि मतलब परमानेंट चेंज इन शेप के बाद वो स्ट्रेट हो जाता है हमारे पास। ऑब्वियसली स्प्रिंग के ऊपर आप जब फोर्स लगाते रहोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वायर बन जाएगी ना, तो अगर वो उस स्ट्रेट वायर की रीजन के बाद भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है एंड तब जाके ब्रेक होता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, डक्टाइल सब्सटेंस। और इन कर्व्स को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स कहते हैं।